डियर स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ा था। मैटर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि मैटर और एनर्जी क्या होता है, कैसे इनका आपस में रिएक्शन होता है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल पढ़ाया फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल, कि कैसे फोटोसिंथेसिस में मैटर के अंदर एनर्जी डाल के वो ग्लूकोज बना देता है और ग्लूकोज एक बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स, ये जो थर्मोडायनेमिक्स होता है इसमें एनर्जी का, हीट का और अलग अलग एनर्जी के रिएक्शन जो आपस में होता है, आपस में जो रिलेशन बनता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने जाना इंट्रोपी के बारे में ना, फिर हमने जाना इंथैल्पी के बारे में। इंथैल्पी के बारे में, इंट्रोपी और इंथैल्पी ये डिसऑर्डर पे डिपेंड करते हैं, ये डिसऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी सब्सटेंस का डिसऑर्डर बढ़ेगा, मान लो कोई सब्सटेंस है जैसे कि आइस है, आइस है, तो आइस का क्या हुआ? अगर आइस से मेल्ट करके आइस लिक्विड बन जाए, अगर आइस से मेल्ट करके आइस लिक्विड बन जाए तो आइस ऑर्डर फॉर्म है, ऑर्डर्ड फॉर्म है, और जो लिक्विड है ना वो डिसऑर्डर फॉर्म है। तो लिक्विड स्टेट में आने पे उसकी इंट्रोपी बढ़ जाएगी और आइस के फॉर्म में जाने पे उसकी इंथैल्पी बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बैक लेक्चर एक बार और देख लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग मैटर के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक एटम लेवल से एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, एक लिविंग बीइंग तैयार हो गया। हम लोग भी आज एक एटम लेवल से ही तैयार हुए हैं, तो एटम लेवल से ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि लिविंग्स के बॉडी में जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, जीन में प्रोटीन होता है, शुगर्स होते हैं, स्टार्च होते हैं ना, एस्टर्स होते हैं, बहुत तरह के कंपाउंड्स होते हैं। ये सभी के सभी लिविंग के बॉडी में रहते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स इनको बोला जाता है। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बीच बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, उन्हीं बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, कि भैया मान लो कि ग्लूकोज होता है तो दो गो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, दो गो प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दो गो जीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, दो गो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। और फिर आफ्टर ऑल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अरे बड़े खुश हुए, रेडॉक्स रिएक्शन वही है जो 10th क्लास में आपको मिला हुआ था, रेडॉक्स रिएक्शन ना। और केमिस्ट्री में तो एक चैप्टर भी मिलेगा आप लोगों को 11th 12th में रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बात करते हैं हम लोग मैटर कन्वर्जन, मतलब एक एटम लेवल से, एक एटम लेवल से और एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक लेके जाना है, एक एटम लेवल से एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक लेके जाना है। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? तो एक बार यहां पर आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात होती है कि बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। याद आ रहा है ये 6 एलिमेंट? ये 6 एलिमेंट्स के बारे में हमने आपको बहुत पहले बताया हुआ था 10th क्लास में। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जहां भी आप पढ़े होंगे 10th में मिला होगा कि ये 6 एलिमेंट CHNOPS, CHNOPS क्नॉप्स बोलते हैं, या CHONPS हो गया, ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स के ही अपने एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं। जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं ना, है ना, तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि मॉलिक्यूल तैयार हो गया, मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि डीएनए तैयार हो गया, आरएनए तैयार हो गया ना, ये सभी चीजें तैयार होती हैं जब यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं। जब यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तब सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, और तब जाके क्या बनता है? सेल बनता है। सेल आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। टिश्यूज आपस में कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेन बन जाता है, ऑर्गेन आपस में कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गेन सिस्टम बन जाता है। और जब यही बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। अब आप इस सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ये सर हुआ कैसे?
आखिर सर ये बात हुआ कैसे, आप थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर दीजिए तो बड़ी अच्छा लगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, चलो समझते हैं इसको, एक तरफ से उठाते हैं। सबसे पहले आता है एटम लेवल। एटम लेवल, तो भाई एटम लेवल पे तो बहुत सारी दुनिया में एटम्स हैं। कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, फास्फोरस के एटम्स हैं, सल्फर के, ये बहुत तरह के एटम्स हैं। जब ये आपस में एटम्स मिलते हैं ना, तब बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनता है, मतलब यही सब आपस में मिलके डीएनए को तैयार किए हैं, आरएनए को तैयार किए हैं, प्रोटीन को तैयार किए हैं ना, इन्हीं सभी चीजों को ना तैयार किया गया है, तो मॉलिक्यूल बने। और जब ये सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं ना, तब कोई सेल तैयार होता है, तब एक सेल तैयार होता है स्टूडेंट्स। जैसे हमारे बॉडी का या प्लांट के बॉडी का जो सेल, एक छोटा सा सेल होता है ना, माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ द लिविंग्स ना, उसी को सेल बोलते हैं। तो सेल तैयार हो गया। इस सेल के बॉडी में, सेल किस चीज से बना है, तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन्हीं सभी चीजों से मिलकर बना है सेल, इन्हीं सभी चीजों से बना है ना। अब आप कहोगे नहीं सर, सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और आरएनए होता है। अब नहीं सर, सेल के अंदर तो क्रोमोसोम होते हैं। हम बोलेंगे बाबू क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है, कहेंगे ना। तो पूरा सेल के अंदर क्या है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, यही सब ना होते हैं। अब ये सेल्स हो गए बाबू। जब सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं ना, मल्टी सेलुलर तैयार करना है, तो जब सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। और यही टिश्यूज क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होते हैं, स्पेशल फंक्शनिंग का। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज स्किन को तैयार करते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को तैयार करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज बोले जाते हैं। हाँ, कार्डियक टिश्यूज, कार्डियक मसल्स हार्ट में होते हैं, हार्ट को चलाने का काम करते हैं। जब यही टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वही ऑर्गन तैयार हो गया, ऑर्गन तैयार हो गया। जैसे स्किन एक ऑर्गन है, आपको पता है ना, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट जो ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, स्किन। और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, लीवर होता है। तो ये ऑर्गन तैयार हो गया, ये स्किन तैयार हो गया। मान लीजिए सेल्स हैं, किसके, एपिथेलियल सेल्स हैं, तो ये एपिथेलियम सेल्स आपस में मिलके स्किन को तैयार कर दिए। अब ये ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं ना, तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि एब्डोमिनल सिस्टम, एब्डोमेन सिस्टम, इसमें लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, गॉल ब्लाडर है, पैनक्रियाज है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एसोफेगस है। इतनी सारी चीजें मिलके एक सिस्टम तैयार किए हैं। जैसे ह्यूमन आई एक ऑर्गन है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, रेटिना है, प्यूपिल है ना, आइलेंस है, स्क्लेरा है, कोरोइड है ना, बहुत सारी चीजें हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, जैसे हेड वाला ऑर्गन सिस्टम, ब्रेन वाला ऑर्गन सिस्टम, एब्डोमेन वाला ऑर्गन सिस्टम, पेल्विस वाला ऑर्गन सिस्टम, जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तैयार होता है एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। अब समझ में आया है? तो देखिए कैसे हमने एक एटम लेवल से एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक का सफर तय किया है। एक एटम लेवल से एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक का सफर हमने कैसे कवर किया, कैसे हमने तय किया है उस चीज को। ओके, और वही बात यहाँ पे है, एटम है, मॉलिक्यूल है, सेल आपस मिले तो टिश्यू बना, टिश्यू मिले तो ऑर्गन बना, ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म, पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म का तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और कुछ पॉइंट्स पे बात कर लिया जाए। तो देखिए मैटर का कन्वर्जन कैसे होता है, देख रहे हैं, ये केमिकल लेवल पे है, ये केमिकल लेवल पे है, फिर ये सेलुलर लेवल आ गया, फिर टिश्यू लेवल आ गया, फिर ऑर्गन लेवल आ गया, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया, और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद ऑर्गेनिज्म लेवल तैयार हो जाएगा। ओके, सो एटम्स हो गए केमिकल लेवल पे, मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए, सेल्स जैसे कि सेलुलर लेवल हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, और ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो गया।
मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके एक बॉडी को ऑर्गेनाइज कर दिए हैं स्टूडेंट्स, एक बॉडी को ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो चलिए शुरू से पढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है। अब पढ़ लिया जाए, सब तो पढ़ा दिया हम आपको, अब एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लिया जाए। एटम होता है, एटम में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं ना। लेकिन वही अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, H2O होता है, H2O। सो वही बात है, मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब जगह पे CHNOPS, क्नॉप्स, याद रखिएगा ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 6। These non-living things combine to form protoplasm, which is living matter of the cell। मतलब सेल के अंदर अगर मान लो ये कोई सेल है तो आपको पता है ना, सेल में 2 ही चीज होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है सेल मेम्ब्रेन और एक होता है सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। ये बड़ा सा सेल हो गया, ये बड़ा सा सेल हो गया, इसके अंदर जितना भी चीज है ना, मतलब मान लो ये आपके खेत का, ये आपका बाउंड्री हो गया, खेत का बाउंड्री, तो बाउंड्री के अंदर जितना भी चीज है ना, सब का सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस भी प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रोटोप्लाज्म है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटोप्लाज्म, सब के सब बाबू लोग प्रोटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ओके, तो ये हो गया एटॉमिक लेवल। अब आता है सेकंड में सेलुलर लेवल। अब सेल तैयार हो जाएगा, देखिए सेल तैयार हो गया। इस सेल के अंदर अंदर चीजें जैसे कि न्यूक्लियस आ गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना जी, साइटोप्लाज्म आ गया, गोल्जी एपरेटस आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, राइबोसोम आ गया, लाइसोसोम आ गया, DNA आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गया, ये सारे के सारे आ गए और एक सेल को तैयार किए हैं। तो ऑल लिविंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। इस दुनिया में ऐसा कोई भी लिविंग नहीं है बाबू जो सेल से नहीं बना हो। ऑल द लिविंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। चाहे वो एक हम लोग बैक्टीरिया का बात करें, चाहे हम वो एक अमीबा का बात करें, चाहे हम वो बड़े से बड़े एलिफेंट का बात करें, चाहे हम उससे भी बड़े व्हेल मछली का बात करें, हर जगह पे सेलुलर लेवल होता है, हर जगह पे सेल होता है। These are the structural and functional unit of life। ये तो आप भली भांति पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार करता है, फंक्शन मतलब सारा काम भी यही करता है। स्ट्रक्चर भी इसी से है, फंक्शन भी इसी से है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं टिश्यू लेवल पे। ये सेल्स आपस में एग्रीगेट करेंगे और टिश्यूज का फॉर्मेशन करेंगे। अब टिश्यू लेवल की बात करते हैं। देखिए यहां पर कनेक्टिव टिश्यू आ गया, एपिथेलियम टिश्यूज आ गए, नर्वस टिश्यू आ गया, मसल टिश्यूज आ गए। स्पेशली 4 तरह के टिश्यू होते हैं किसी भी एनिमल के बॉडी में, किसी भी एनिमल के बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। ठीक ना। अब आप कह रहे होंगे बोन किस में आएगा सर, तो बाबू बोन कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। ब्लड किस में आएगा सर, तो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। स्किन किस में आएगा सर, तो एपिथेलियम टिश्यू में आएगा ना। स्टमक किस में आएगा सर, तो भी एपिथेलियम टिश्यू में आ जाएगा। शोल्डर किस में आएगा सर, तो मसल टिश्यू में आ जाएगा। न्यूरॉन किस में आएगा सर, तो नर्वस टिश्यू में आ गया। ब्रेन किस में आएगा, तो नर्वस टिश्यू में आ गया। तो इसी तरह से ना बॉडी के सारे पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। So the cells are organized to form tissues and tissue is a group of cells which are similar to a structure and a specific function। ये सब के सब स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं। देखिए ये सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, ये सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं, ये सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं, ये सब के सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये सब एक जैसे दिखाई देते हैं और स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं। हम जितना भी नाम रखे हैं, चाहे हम स्किन का नाम रखे हैं, चाहे हम स्टमक का नाम रखे हैं, चाहे हम रेटिना का नाम रखे हैं, चाहे हम कहीं भी चीज का नाम रखे हैं, सब एक एक फंक्शन कर रहे हैं ना, सब अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। अब आता है ऑर्गन लेवल। अब आता है स्टूडेंट्स ऑर्गन लेवल। मतलब ये जो इनका टिश्यू लेवल था, ये टिश्यू अब आपस में कनेक्ट होंगे, अलग अलग टिश्यूज आपस में कनेक्ट होंगे और एक ऑर्गन को तैयार करेंगे। देखिए लीवर एक ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, ये सब ऑर्गन्स होते हैं।
सो मेनी ऑर्गन टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन विच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, है ना, ये अलग अलग पार्टिकुलर फंक्शन करेंगे। स्टमक के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, मान लो कोई कहता है कि स्टमक क्या है, तो भैया स्टमक एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। स्टमक को बनाने के लिए एपिथेलियम टिश्यू का यूज हुआ है, एपिथेलियम टिश्यू का यूज हुआ है। तो एपिथेलियम क्या है? एक टिश्यू है। एपिथेलियम क्या है? एक टिश्यू है। तो टिश्यूज मिलके ऑर्गन को बनाए हैं, एपिथेलियम मिलके स्टमक को बनाया हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि मान के चलिए कि जब अलग अलग ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करेंगे, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे देखिए ना, ह्यूमन ऑर्गन एनाटॉमिक सेट ना, ये हार्ट हुआ एक ऑर्गन हुआ ना, ये एक ऑर्गन हुआ, लंग्स एक ऑर्गन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑर्गन हुआ, स्टमक ऑर्गन हुआ, ये सब ऑर्गन्स हैं और सब आपस में मिल हो सकते हैं, आपस में मिक्स हो सकते हैं। So group of organs work together to form life activities as the organs of digestive system work together to digest the food। क्या होता है जानते हैं ना, क्या होता है? चलिए एक बार लिख देते हैं हम इस चीज को। क्या होता है? सबसे पहले माउथ वर्क करता है, माउथ वर्क करता है। माउथ के बाद कौन वर्क करता है? एसोफेगस वर्क करता है। एसोफेगस के बाद कौन वर्क करता है? तो स्टमक वर्क करता है ना, लीवर वर्क करता है, गॉल ब्लाडर वर्क करता है, पैनक्रियाज वर्क करता है ना, इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क करता है, इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन वर्क करता है, लार्ज इंटेस्टाइन वर्क करता है। तो ये सारे मिलके वर्क किए हैं तब ना हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट हुआ है, तब ना हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट हुआ है। अकेले हमारा माउथ खाना डाइजेस्ट कर लेगा? अरे नहीं करेगा सर, कहां से कर लेगा, अकेले कहां से कर लेगा? तो सारे मिले हैं ऑर्गन्स, इसी को ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं, इसी को ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तब बन गया ऑर्गेनिज्म। सो एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। देख रहे हैं, several organ system together to form multicellular organism, the different organ systems work together to keep the organisms alive। बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। ब्रेन वाला ऑर्गन सिस्टम अलग काम कर रहा है, मसल वाला ऑर्गन सिस्टम अलग काम कर रहा है, चेस्ट वाला ऑर्गन सिस्टम अलग काम कर रहा है, एब्डोमेन वाला ऑर्गन सिस्टम अलग काम कर रहा है। सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं और तभी जाके हम लोग अलाइव हैं, एक ऑर्गेनिज्म अलाइव है। यहां पे हम एक चीज लिखे, थोड़ा सा एमसीक्यू है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेल इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। सेल इस अर्थ पर सबसे पहला इंडिपेंडेंट फॉर्म है। इंडिपेंडेंट फॉर्म बोले तो अपन ये समझ सकते हैं कि ये किसी भी डिपेंड नहीं है। सेल सबसे इंडिपेंडेंट फॉर्म है। और न्यूक्लियाइक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए, दीज आर द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। लाइफ का पहला साइन यही है। हम आपको इसे भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे, द लिविंग थिंग्स से स्टार्ट करेंगे। वहां बताएंगे हम आप लोगों को कि किस तरीके से आज मिलियंस ईयर्स पहले से लाइफ आज तक इतना डेवलप कर पाया। कैसे इस दुनिया में लगातार लाखों ईयर्स तक बारिश हुआ और बारिश होने के कारण यहाँ के एटम्स आपस में मिलके, स्पार्क के कारण एटम्स आपस में मिलके और क्या किए, डीएनए फॉर्म कर दिए, आरएनए फॉर्म कर दिए, सेल बना दिए। जेबीएस हर्ल्डेन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हुआ है। जेबीएस यूरे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है? मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, उन लोगों ने इसका एक एक्सपेरिमेंटल इसका प्रूफ दिया हुआ है। तो सारी चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम आपको पूरा फोटोसिंथेसिस कल पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं ना, पिछले सेशन में हम आपको पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ा चुके हैं ना, कि किस तरीके से सनलाइट को लेके उससे एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है, फिर एटीपी और एनएडीपीएच से किस तरीके से ग्लूकोज बनता है ना। हो चुका है ये पूरा फॉर्म, तो चलिए इसको पढ़ा जाए। फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक फंक्शन इन विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। अब जैसे ये देखिए, प्लांट क्या करता है? प्लांट अपने फूड बनाने के लिए CO2 अब प्लस में H2O लेता है, अब प्लस में एनर्जी लेता है और बना देता है C6H12
O6 प्लस O2। और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को लेते हैं C6H12O6, इस ऑक्सीजन को लेते हैं प्लस O2, अब बना देते हैं CO2 प्लस में H2O अब प्लस में एनर्जी, और फिर से ये प्लांट ले लेता है, ये लेगा प्लांट और ये लेंगे एनिमल्स ना। इन दिस फेनोमेना कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब के सब साथ साथ होते रहते हैं। ओके, सो देखिए CO2 प्लस में H2O एनर्जी इंटर्स और बना दिया क्या C6H12O6 अब प्लस में O2, और यही हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन में टूट जाएगा और एनर्जी आउट करेगा, और यही हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होगा। स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, हम आपको पढ़ा रहे थे, ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। आप पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा है ना, ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। आपके बॉडी में सेल डिवाइड कर रहा है ना, ये भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। आपके बॉडी में न्यूरॉन काम कर रहा है ना, ये भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। आपके बॉडी में अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये भी एक तरह का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी यही सब है, जितना भी बॉडी में हमारे फंक्शन हो रहा है। ओके, सो मैटर एनर्जी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। मैटर और एनर्जी हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बना लीजिए, क्योंकि एक ही डायग्राम में दो चीजें हैं। पहला है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है किसमें, CO2 में, ठीक ना। और ऑक्सीजन जो लिया जाता है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, H2O में। मतलब C6H12O6 प्लस O2, इससे बन गया CO2 और इससे बन गया H2O, बन गया। और वही होता है फोटोसिंथेसिस में, इस CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और इस H2O को तोड़ के निकाला जाता है क्या, ऑक्सीजन। तो एक ही पार्ट में, एक ही फिगर में आप लोगों को दो दो चीजों को समझाया जा रहा है। एक ही फिगर में दो दो चीजों को समझाया गया है। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम दिस फिगर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप ये भली बात ही जानते हैं कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये एटम का न्यूक्लियस है। याद आ रहा है किसने डिस्कवर किया था, 1911 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था इसको। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था 1911 में। वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नहीं याद आ रहा है, गोल्ड का पतला वाला पत्थर लेके अल्फा रे का इस पे बॉम्बार्डिंग कराए, कुछ सीधे चले गए तो स्पेस बता दिए, कुछ मुड़ गए 150 डिग्री पर तो बीच में कोई पॉजिटिव पार्ट बता दिए, कुछ टकरा के लौट गए। तो उसी से मैंने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, और समझा गया। इसी का नाम प्रोटॉन रख दिया गया, इसी के अंदर प्रोटॉन नाम रख दिया गया, इसी समय नामकरण हुआ था प्रोटॉन। उसके पहले कैनाल रे के नाम से जाना जाता था। तो इसी के अंदर ये जो पॉजिटिव दिख रहा है ये प्रोटॉन है, और जिसमें कुछ नहीं है वो न्यूट्रॉन है। अब बाहर जो घूम रहे हैं इस पे, इस बाहर वाले पे जो घूम रहे हैं, यही कौन है बाबू लोग मेरे, यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पे पढ़ लिए क्या कि जो H2O है ये कैसे टूटा है, और टूटने के बाद में कैसे इसी से ATP और NADPH बनाया गया है। ओके, और उसी NADPH और ATP से को मिक्स करके CO2 इसके साथ में ग्लूकोज बना दिया गया है। ओके, चलिए अब अभी हम लोग बात करते हैं यहां पे इंटरेक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब आफ्टर ऑल अपने हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्डिंग के बारे में। प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज अच्छे तरह से समझ लीजिए। आई नो आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग इसको जानते होंगे, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है समझ लीजिए कि बॉन्डिंग क्या होता है। बहुत सारे लोग ये जो बॉन्ड बोलते हैं ना, बॉन्ड ना, जिसे हम लिख दें यहाँ पर Na है और Cl है, इसके बीच में ये जो है ना, ये एक तरह का आयोनिक बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड है। तो बॉन्ड को लोग धागा समझ लेते हैं,
बाबू ये बॉन्ड कोई धागा नहीं है, कोई थ्रेड नहीं है, थ्रेड नहीं है। बॉन्ड कोई चेन नहीं है, कोई जंजीर नहीं है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, है ना। खूब बढ़िया से लिखते हैं इसको हम ना, काहे खींच खाच के पढ़ा जाएगा ना जी, काहे खींच खाच के पढ़ा जाएगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है बॉन्ड। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मतलब हुआ कि दो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखता है। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, वह फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो दो एटम को एक साथ रखता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं NaCl के बारे में, तो Na और Cl दोनों अलग अलग एटम्स हैं। इन दोनों एटम्स को एक पास रखने के लिए जो फोर्स अभी वर्क कर रहा है, इसी फोर्स को बोलते हैं बॉन्ड। इसी फोर्स को क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। ओके, चलिए अब याद रखिएगा बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, छोटा मोटा बात करें तो तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं ना, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन ना जी, हिंदी में बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल के बीच बनता है, ऑलवेज मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। एक्सेप्शन भी है इसका, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल है, लेकिन इनके अंदर भी आयनिक बॉन्ड बनता है ना। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ना, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हो गया जैसे NaCl, Na और Cl के बीच में जो दिख रहा है ये आयनिक बॉन्ड है। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है H2 के लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बनता है। क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है Cl2 के लिए ना। जैसे आप लोग वाटर देखें H2O, तो H2O में HOH, इसमें जो ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। और एक और बॉन्ड होता है थर्ड नंबर में, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। इसी का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि एक एटम दूसरे को अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है बिना लिए, तो इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में CO, 2 बॉन्ड ऐसे है ना, 2 बॉन्ड इस तरीके से, एक बॉन्ड ऐसे बनता है, तो ये ऊपर वाला हो गया कोवैलेंट, कोवैलेंट, और नीचे वाला जो एरो है ये हो गया डेटिव बॉन्ड, ये हो गया डेटिव बॉन्ड हो गया। नहीं समझ में आया तो खुश हो जाइए, क्योंकि अभी नहीं पढ़ना है इसको ये केमिस्ट्री में आप लोग गुरुजी पढ़ाएंगे। 3 तरह का बॉन्ड हम आपको बताए हैं। आयोनिक बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। और एक होता है बाबू लोग डेटिव बॉन्ड, एक होता है डेटिव बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये तब बनता है जब व्हेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग डोनेटेड बाय 1 नॉन मेटल, जब कोई नॉन मेटल 1 पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ले जा जी ले अपनी जिंदगी ना, तो उस समय उसको क्या बोला जाएगा? उस समय उसको डेटिव बॉन्ड बोला जाएगा। जैसे H2SO4, जैसे H2SO4 में बनता है, H2SO4 में बनता है, यहां हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां सल्फर, यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डेटिव बॉन्ड, यहां पर डेटिव बॉन्ड। ये सब का सब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये डेटिव बॉन्ड है, ये डेटिव बॉन्ड है। समझ गए? ये सब थोड़ा सा याद रखा कीजिए यार, ये छोटे क्लासेज की चीजें हैं, आपको याद रहेंगी तो फायदे में रहोगे। कोई चीज दुनिया में खतरनाक नहीं होता, पढ़ाई तो और नहीं, पढ़ लो, पढ़ाई पढ़ने के लिए बनो। ये नहीं कि ये एग्जाम पास करना वो एग्जाम पास करना, नहीं, नॉलेज बढ़ाओ, एग्जाम ऐसे ही पास कर जाओगे, चिंता नहीं करो, है ना। तो चलिए पढ़ा जाए बॉन्ड के बारे में क्या होता है। When metals react with non-metals, they form ionic bond. जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो आयनिक बॉन्ड बनाता है।
ऑन द अदर हैंड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ अदर नॉन मेटल्स दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जब कोई नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। When atoms of elements combine to form molecules, a force of attraction is developed between atoms which hold them together. जब एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उन कॉम्बिनेशन के बीच में एक फोर्स लगता है, उस कॉम्बिनेशन के बीच में एक फोर्स होता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हम यहाँ पर ये एक रिमोट ले लेते हैं, और एक मार्कर ले लेते हैं ना, एक रिमोट ले लेते हैं और एक मार्कर लेते हैं। इस रिमोट में इस मार्कर को टच करते हैं और यहां पर फेविक्विक डाल देते हैं, फेविक्विक तो चिपक जाएगा। इन दोनों को साथ रखने के लिए फेविक्विक डाल रहे हैं। वैसे ही दो एटम्स को साथ रखने के लिए जो फोर्स होता है ना, उसी फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसी फोर्स को स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्ड बोला जाएगा। ओके, सो पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। ये पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड के बीच में लगता है, पेप्टाइड बॉन्ड है ना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये ग्लूकोज के लगता है, ग्लूकोज में लगता है, लिख लीजिए, ग्लूकोज के बीच में लगता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये जीन में लगता है, जीन होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, उस जीन में देखा गया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड ये अल्कोहल और एसिड के बीच में लगता है, अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तब लगता है, ईस्टर में लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाटर में लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे अभी बॉन्ड है बाबू, अभी बहुत सारे ऐसे बॉन्ड हैं जिनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये पूरा बायोमॉलिक्यूल्स में मिलता है। ये सारे बॉन्ड लिख लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो ग्लूकोज जिस बॉन्ड से जुड़ के स्टार्च बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये होता है जीन के बारे में गुरुजी ने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में 10th क्लास में बताया होगा, और नहीं बताए होंगे तो हम बताएंगे 11th 12th में। काहे घबरा रहे हैं, हम बताएंगे। तो जो बताया था उन्होंने जीन के बारे में, जो बताया था बाबू जीन के बारे में, तो जीन जब आपस में जुड़ते, जीन में अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। ये प्रोटीन आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े थे उसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फिर आता है एस्टर बॉन्ड। जब किसी अल्कोहल को एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाइएगा तो ईस्टर बनता है। इथाइल मिथाइल ईस्टर या अल्काइल अल्केनोएट 10th में मिला था ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स उनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। ओके, सो यहां पर एक वर्ड आया है बायोमॉलिक्यूल्स। पहले इसको समझ लिया जाए कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायो मीन्स लिविंग और मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स। लिविंग्स के बॉडी में मिलने वाले मॉलिक्यूल्स या फिर मिलने वाले कंपाउंड्स की बात अभी हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो देखिए यहां पर जैसे लिपिड्स हैं, न्यूक्लियाइक एसिड्स हैं, डीएनए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब क्या है? सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं। सो अ बायोमॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज अ लूजली यूज्ड टर्म फॉर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स। जो किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है, उन्हीं के लिए इनका यूज करते हैं। That are essential to one or more typically biological processes, जो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है बॉडी के स्ट्रक्चरल फेनोमेना को करना, स्ट्रक्चर बॉडी के तैयार करना, डेवलपमेंट करना, ब्रेन का डेवलपमेंट करना, बॉडी के पार्ट्स का डेवलपमेंट करना ना। तो जो ये सभी काम करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या? बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब यहां से हम आपको बताने वाले हैं कुछ स्पेशल बॉन्ड्स के बारे में। प्लीज कॉपी लेके बैठ जाइए, जैसे हम बॉन्ड बना रहे हैं वैसे आप लोग बॉन्ड बनाइए।
कॉपी लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे हम बॉन्ड स्केचिंग करेंगे आप लोग भी वैसे वैसे बॉन्ड बनाइए। आई कैन से कि आप लोग बॉन्ड को बड़ी अच्छे तरह से कंबाइन कर लीजिएगा, बड़े अच्छे तरह से समझ लीजिएगा बॉन्ड को, समझे ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखिएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट किया जाता है। हम आपसे पूछे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सर कौन नहीं जानता है ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। हम बोल दें आपसे चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, बना दीजिएगा, नहीं तो समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए कैसे बनता है, ऐसे बनाइएगा, ऐसे चेन रिंग बनाने आता है, रिंग, ये ऐसे बन गया, रिंग बन गया। यहां पर एक कार्बन रहेगा, 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 यहां पर एक कार्बन रहेगा। अब यहां पर ऐसे खींचिएगा, यहां पर ऐसे खींचिएगा, यहां पर ऐसे खींचिएगा, यहां पर ऐसे खींचिएगा और यहां पर ऊपर खींचिएगा। यहां पर होता है CH2OH, यहां पर होता है HOH, HOH, यहां उल्टा होता है OH, फिर यहां सीधा HOH। हो गया, यही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। वेट, यही है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का यही स्ट्रक्चर है। काउंट करवा दें, चलिए काउंट करवाते हैं, कार्बन पहले काउंट करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 वो कार्बन हो गया। अब 12 को हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक वो यहां पर रहता है, दिखाई नहीं देता है, 8 9 10 ना, 11, एक वो यहां पर छूट गया है 12, 12 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन 6 है, एक यहां पे है ऑक्सीजन, 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 एक यहां पे ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6। देखे तो कैसे बनाएंगे, एक बार और समझिए, सुनिए एक बार और समझिए, एक बार और, सॉरी, एक ऐसे बना देना चेन, यहां पे ऑक्सीजन होगा, इसी के नीचे फिर एक ऐसे बना दीजिए और ऐसे खींच के लेके चले जाइए ना, ऐसे और थोड़ा सुंदर बनाते हैं ना, ऑक्सीजन और यहां पे कुछ नहीं, यहां एक डॉट दीजिए, यहां पे एक डॉट दीजिए, इसको मिला दीजिए। देखिएगा कितना सुंदर इस बार फिगर बनेगा, क्योंकि सुंदर फिगर भी एक कला है ना जी। चलिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज मत होइए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बाबू, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही होता है। चलिए अब मान लीजिए यहां पर एक और ग्लूकोज बना देते हैं, यहां पर एक और ग्लूकोज बना देते हैं, मान लीजिए, है ना, ये यहीं पर एक और ग्लूकोज हम लोग बना देते हैं, यह ऑक्सीजन हो गया और यहां पर आके एक और ग्लूकोज का कंपाउंड बन गया। हम लोग ग्लूकोज को जोड़ना है, ग्लूकोज को जोड़ना है, हो गया, यहां हाइड्रोजन और यहां पर OH ना, यहां हाइड्रोजन, यहां पर OH, यहां पे OH, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे OH, इनको आपस में क्या करना है स्टूडेंट्स, कनेक्ट करना है। अब क्या होगा यहां पे, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में मिक्स हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, देखिए कैसे, ये हो गया और ये ऑक्सीजन बच रहा है, ये ऑक्सीजन बच रहा है, तो ये ऑक्सीजन यहां पे बच गया और फिर से
हो गया। यहां पर CH2OH, यहां पर CH2OH। तो जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाले ग्लूकोज और ये वाले ग्लूकोज के बीच में जो यहां पे बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड, इसी को बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? इसी बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, इसी को एडिटिंग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसी को एडिट कर देते हैं आप लोगों के लिखने के लिए, इसी को एडिट कर देते हैं। ओके, देखिए कैसे हुआ। ये वाला आया यहां पे, ये वाला आया यहां पे, और ये हो गया ऑक्सीजन। यही वाला कहलाएगा क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। ओके, बना लीजिए। बॉन्ड याद रहना भी कला है, याद रहना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो आगे बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को समझने में। इसी को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए इसको पढ़ लिया जाए एक बार। यही ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया है। द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड दैट ज्वाइंस कार्बोहाइड्रेट सुगर्स मॉलिक्यूल्स टू अनदर ग्रुप विच मे और मे नॉट बी अनदर कार्बोहाइड्रेट। हो सकता है ये कार्बोहाइड्रेट ही हो दूसरा वाला, और नहीं तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा कुछ और भी हो सकता है ना। इन दोनों को जोड़ने के काम में आता है। ओके, अब आता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड राय होगी कि इसको भी समझ लीजिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कैसे बनता है, कैसे बनता है। चलिए, ये थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा इजी है, इजी नहीं थोड़ा सा टफ है। ये बनाइए कैसे। एक ऑक्सीजन दीजिए यहां पे, एक लाइन खींचिए, एक लाइन इधर खींचिए और फिर इधर खींचिए, इधर खींचिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है ना। मिला दीजिए, यहां पर एक लाइन खींचिए, यहां पर एक लाइन खींचिए, यहां पर एक लाइन खींचिए और यहां पर एक लाइन खींचिए। अब यहां पर CH2, यहां पर O, यहां पर P, यहां पर O, यहां पर OH और यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर C लिखिए। C का मतलब है साइटोसिन, साइटोसिन जीन है ये, जीन। अरे डीएनए के अंदर जो जीन होता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, तो यूरासिल चला गया आरएनए में, और एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन हो गया डीएनए में ना। तो वही ये साइटोसिन वाला सी हो गया। फिर यहां पर बनाइए, यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। यहां पर डालिए OH, OH, P, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH2, H, और यहां से ऊपर चला गया ऐसे O। फिर यहां पर H, OH, यहां पर H, OH, यहां पर A और यहां पर H। यहां पर A रहेगा, ध्यान रहे, ये A फॉर एडिनिन, एडिनिन। थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, क्यों नहीं लगेगा? ये कोई यादें नहीं रखता है, हम लोग याद रखते हैं कि पढ़ाना होता है। आप लोग पूछ दोगे सर आपको पता ही नहीं है कैसे होता है बॉन्ड, तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। आप लोग भी याद रखना जरूरत पड़ सकती है, अच्छी बात है ये सभी चीजों को याद रखना। अब देखिए क्या होगा, ये H और ये OH ये आपस में मिल जाएगा, ये आपस में मिल जाएगा और H2O बना लेगा। अब हम इसको मिटा के इसी को कनेक्ट कर देते हैं, इसी को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये दोनों को अब आपस में कनेक्ट कर दिए, हो गया कनेक्ट। तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या? इसी का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसी का नाम है। याद आ गया? यही है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड स्टूडेंट्स। और देखिए एक और चीज इसमें लिखना होता है, कौन कौन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। तो 1 2 3 थर्ड कार्बन है ये, और 1
2 3 4 5, तो ये फिफ्थ कार्बन है। तो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लीजिए, बेटर रहेगा। और नहीं तो कोनो यूज नहीं आने वाला है, छोड़ दीजिए, कोनो यूज आने वाला नहीं है। देख लीजिए, यही है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर 5 लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरह से है, हम आप लोगों को बनाए हैं ना, वही बनाइएगा, बेटर रहेगा। सो क्या है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? In DNA and RNA, the phosphodiester bond is a linkage between third carbon atom of one sugar molecule and the fifth carbon atom of another deoxyribo DNA और deoxyribo RNA। ना तीसरे और पांचवें कार्बन के बीच में क्या एक लिंकेज है। A strong covalent bond formed between phosphate group and 2 5 carbon ring carbohydrates over एस्टर बॉन्ड्स। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है जरूरी, बस इतना याद रखिए कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तीसरे नंबर और पांचवें नंबर वाले कार्बन के बीच बनता है। ओके, अभी आता है एस्टर बॉन्ड। अभी आता है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन से बनता है। हाँ, अब जो बच्चे कार्बन चैप्टर 10th क्लास में पढ़े हैं और उसमें ऑर्गेनिक वाला पार्ट नहीं पढ़े हैं, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड ना, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइन, अमाइड, नाइट्रो, जो लोग ये सब चीज नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, है ना, तो थोड़ा सा तकलीफ सह लीजिए। क्या करना है, एक अल्कोहल लेते हैं जैसे कि CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जैसे CH3CH2OH ना, इथेनॉल, COOH होगा ना, मिस्टेक कर दिए। चलिए हम फिर से अल्कोहल बना दिए हैं, C2H5, 2 कार्बन का बनाना है ना, फिर से मिस्टेक, CH3COOH। अब इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं स्टूडेंट्स तो कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, COH डबल बॉन्ड OH H, और इसका बॉन्ड अब बनाते हैं इधर HOCH, ये दोनों आपस में मिलके वाटर बना देगा, वाटर। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये दोनों कार्बन बच गए ना, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर आ गया ये, फिर यहां पर एक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहां पर जो ये बॉन्ड बना है इसी को ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसी बॉन्ड को, ये वाला बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड है, क्योंकि अब ये ईस्टर बन गया। देखिए ना, CH3COOCH3, ये ईस्टर बन गया, RCOOR, यही नहीं ईस्टर होता है, R', यही नहीं ईस्टर होता है, तो इसी को ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। हर समय H2O बाहर निकलता है, हर समय H2O बाहर निकलता है स्टूडेंट्स। तो चलिए पढ़ लिया जाए। An ester is formed when condensation reaction occurs between an alcohol group and an acid group, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। The functional group of the ester bond is as RCOOR' होगा यहाँ पर ना, देखिए यही है ईस्टर बॉन्ड, यही है ईस्टर बॉन्ड, ऑक्सीजन इसके बीच में, ठीक है ना। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कभी सोचे हैं कि जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल, कभी सोचे होंगे ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है बाबू,
ये एक वाटर मॉलिक्यूल आप ऐसे पानी में हाथ डालते हैं तो क्या एक ही H2O आता है? नहीं, हजारों करोड़ों H2O आपके हाथ में चले आते हैं। तो जरूर एक बूंद का पानी में, आपको पता है ना कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स रहते हैं। 10 to the power 21 पार्टिकल। सोचो 1 पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, इतने पार्टिकल्स होते हैं, लगभग इतने पार्टिकल्स होते हैं ना। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो सोचो आखिर एक वाटर के मॉलिक्यूल में नहीं, सॉरी, एक वाटर के ड्रॉप में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है इनके बीच में। एक वीक बॉन्ड होता है ना, एक वीक बॉन्ड होता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड आपके मन में आ रहा होगा कैसे बनता है, कैसे बनता है? तो चलिए बताते हैं इसको। मान के चलिए ये कोई H2O का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। यहां पर भी ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। तो आप तो भली बात ये बात जानते हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब पॉजिटिव निगेटिव शो करता है। तो एक बात बताइए आप मेरे भाई, यहां पर क्या बनेगा? डेल्टा निगेटिव। यहां पर क्या बनेगा? डेल्टा पॉजिटिव। यहां पर क्या बनेगा? डेल्टा पॉजिटिव। यहां पर क्या बनेगा? डेल्टा पॉजिटिव। यहां पर क्या बनेगा? डेल्टा निगेटिव। यहां पर क्या बनेगा? डेल्टा पॉजिटिव। हाइड्रोजन पॉजिटिव बॉन्ड शो करता है, पॉजिटिव कैटायन शो करता है, और ऑक्सीजन निगेटिव शो करता है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में अब अट्रैक्ट करने लगेंगे और इसी के कारण दोनों मॉलिक्यूल चिपक जाएगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब ऐसा बहुत किसी के साथ हो सकता है, जैसे यही निगेटिव इधर भी एक हाइड्रोजन के पास चला आया, मान के चलिए, तो ये भी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। समझे? तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। सो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज a special type of dipole-dipole attraction between molecules, not a covalent bond to hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, एक डाइपोल-डाइपोल अट्रैक्शन है। ये अट्रैक्शन, डाइपोल मतलब चार्ज, एक चार्ज बन गया वहां पर, स्लाइटली निगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बन गया। It results from the attractive force between hydrogen atom covalently bonded to very electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine। ना मतलब ये तीनों एटम्स के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। NOF, ये दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये जब रहेंगे तो निगेटिव ही रहेंगे। तो अगर हाइड्रोजन इनके साथ कभी आ जाता है ना, या इनके साथ कोई और भी जैसे कि वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम मिल जाता है, तो हाइड्रोजन उनके साथ में निगेटिव शो करता है। स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है और ये उसके साथ में क्या शो करते हैं? निगेटिव चार्ज शो करते हैं। क्या? निगेटिव चार्ज शो करते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द वीकेस्ट बॉन्ड्स लाइक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जैसा एक तरह का निगेटिव बॉन्ड होता है, सॉरी वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे क्या होता है भैया? वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे जिनका कहना था कि अगर मान के चलो कि ये दोनों हाथ हम आपस में कनेक्ट कर दें तो इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। हम यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं तो इस चेयर और हमारे बॉडी के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। देखो कितना छोटा फोर्स है, तुरंत जोड़े तुरंत छुड़ा दिए ना, इसी को वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होता है, आगे चल के पढ़िएगा आप लोग। डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन रिजल्ट्स व्हेन टू डाइपोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू स्पेस। डाइपोल-डाइपोल अट्रैक्शन तब होता है जब दो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब दो चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स कुछ स्पेस पर, कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे जाएं। When this occurs, जब ऐसा होता है, the partially negative portion, partially negative delta minus one of the polar molecules is attracted
टू द पार्शियली पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का डेल्टा निगेटिव एक मॉलिक्यूल के डेल्टा पॉजिटिव से क्या होता है, अट्रैक्ट कर जाता है। ओके, अट्रैक्ट कर जाता है। अब आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में भली भांति ये बात जानते होंगे ना, कि हम आपको बताते हैं यहां पर ना, ऑक्सीकारक और अकारक दोनों बढ़िया से समझ लीजिए। यहां पर है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और यहां पर है रिडक्शन, यहां पर है रिडक्शन। खूब बढ़िया से समझिएगा इसको। पहला बात, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। और रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। जैसे एग्जांपल मान के चलिए Na+ में O2 एरो Na2 बनेगा, तो यहां पर सोडियम के पास में ऑक्सीजन नहीं है। सोडियम में ऑक्सीजन है नहीं है भाई, ये प्लस में ना है, सोडियम में ऑक्सीजन नहीं, लेकिन यहां पर देखिए सोडियम में ऑक्सीजन है। तो अगर देखा जाए तो यहां पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहां से यहां तक आने के बीच में सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो सोडियम का यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन वही बात की जाए अगर हम लोग यहां पे बात करें, जैसे कि H2+ में O2 एरो H2O, तो यहां ऑक्सीजन में हाइड्रोजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है, मतलब यहां से यहां आने में हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन। मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकलेगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन ना जी, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे इसका भी एक एग्जांपल पढ़ लिया जाए, इसका भी एक एग्जांपल पढ़ लिया जाए। मान लीजिए कि कोई जगह है जिसमें हम बता रहे हैं HCl है, HCl है ना जी। अब इस HCl से H बन गया, H2+ में Cl2 बन गया, किसी तरह से रिएक्शन होगा और बन गया। तो यहां से यहां तक आने में देखिए, तो यहां हाइड्रोजन था, यहां पे नहीं है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, जैसे कि H2O है और यहां से H2+ में O2 बन गया, तो यहां से यहां के बीच में क्या हुआ, यहां ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, कि ऑक्सीजन निकल गया है बाहर। लेकिन स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, प्लीज राइट इट। तब हम तीसरा बताते हैं, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब जो है ना आगे चल के गलत हो जाएंगे, लेकिन तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या है थर्ड वाले में, अब देख लीजिए। मान लीजिए यहां पर है, सपोज करते हैं ऑक्सीडेशन, और यहां पर है रिडक्शन, यहां पर है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे करेक्ट कहीं भी जब समझ में नहीं आता है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर को यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर को यूज किया जाता है कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर को वहां पर यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, है ना। जैसे मान लो यहां पर सोडियम है, और सोडियम ने क्या किया, Na+ बना दिया और एगो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया।
तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, इस सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है ना। फिर एक और एग्जांपल मान के चलिए कि एक आयरन है, ये 2+ शो कर रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और यहां पर एक और आयरन है, ये 3+ शो करने लगा। तो यहां के बाद जब यहां पे पहुंचे तो यहां पे 2+ था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, और यहां 3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, मतलब यहां से यहां आने के बीच में एक और इलेक्ट्रॉन भाग गया। यहां 2 को कम था, अब यहां पर 3 को कम हो गया, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के कहीं भाग गया, तो यहां भी ऑक्सीडेशन हुआ है, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना। और थर्ड नंबर बताते हैं बाद में। जैसे यहां पर एक एग्जांपल पढ़ी है, यहां पर मान लीजिए कोई क्लोरीन है, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl- बना दिया, तो यहां क्लोरीन पे 0 है, जैसे यहां पर इस पे 0 था, और यहां पर क्लोरीन में नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। और दूसरा एक और होता है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 2+ शो कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन आके एल्यूमिनियम को 0 कर दिया, तो एल्यूमिनियम क्या कर दिया, प्लस से 0 आ गया, यहां भी क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये सब आप लोगों को पहले मिला होगा टॉपिक, हम बस उसी टॉपिक को रिवाइज करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जांपल लिया जाए, H2 + O2 एरो H2O, ये क्या हुआ 0, ये क्या हुआ 0, ये हुआ +2, ये क्या हुआ -2, तो यहां से यहां ये 0 था, मतलब ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन कम है, और ये +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, लॉस हुआ है। लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, यहां 0 से माइनस हुआ, मतलब गेन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तभी ना माइनस हुआ है, बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, यहां पर गेन हुआ, गेन हुआ तो रिडक्शन, तो भैया ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, तो इसीलिए ये कौन सा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेड रिडक्शन और ऑक्स ऑक्सीडेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। क्या है ये कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देख लीजिए यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यहां हाइड्रोजन था और यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, और यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पर 2 को प्लस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहां पर 3 को प्लस है, मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। जैसे जंग लगना, रस्टिंग, कोरोजन, ये सब के सब ऑक्सीडेशन है। खाना खराब होता है और वह आ जाता है ना जी, खाना खराब होता है, बासी हो जाना, खाने में से स्मेल आने लगता है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। रिडक्शन सेम टू सेम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हो। देखिए यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, यहां पर कॉपर हाइड्रोजन से मिलके क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहां ऑक्सीजन था यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यहां 3+ था यहां पे 2+ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड हो गया, तो इसको रिडक्शन बोलते हैं, स्टूडेंट्स। और इसी से बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है ना, और रिड्यूसिंग एजेंट जिसके कारण रिडक्शन होता है, ओके। चलिए तो देखिए यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, एक बात देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये देखिए, ये हुआ +2, ये हुआ -2, ये हुआ 0, ये हुआ 0, ये हुआ +2 और ये हुआ -2, तो जिंक हो गया +2 से 0, मतलब जिंक का हुआ है
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या जिंक का क्या हुआ, देखिए यहां पर +2 था, यहां पर 0 हो गया है, मतलब जिंक ने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, मतलब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उल्टा जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, और कार्बन में 0 है और यहां कार्बन +2 है। सुनिएगा, यहां कार्बन +2 है, मतलब कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लॉस हो गए। कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, मतलब कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। वैसे ही ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, होता है बाबू ऐसा ऐसा। तो हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन एक साथ होते हैं। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। ये इसका एक तरह का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट्स। ओके, सो इसके लिए एक ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, देखिए यहां पर अगर लियो LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और GER जेर, लियो जेर पढ़ते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। गेन होगा तो रिडक्शन होगा और लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ना। लियो जेर पढ़ते हैं, लियो जेर, LEO लियो जेर, GER लियो जेर, आधा आधा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन ना जी, लियो जेर पढ़ते हैं हम लोग इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का लेक्चर हम लोग का यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, खत्म होता है। आप लोग को हम पहले से बोल चुके हैं कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। MS मनमीत के नाम से चैनल है, MS मनमीत के नाम से चैनल है। और लिंक अगर चाहिए, लिंक सॉरी, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो MS लिंक्स ना, देख लेते हैं एक बार हम किस नाम से है। हाँ, MS लिंक्स के नाम से है, चैनल है, इसको ज्वाइन कर लिया। फिर MS मनमीत का जो चैनल ओपन कीजिएगा ना, तो इसी चैनल में MS मनमीत वाले चैनल में ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है। इस पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, जो भी वीडियोज डेली अपलोड किए जाते हैं सबके लिंक्स मिल जाएंगे, सारा नोट्स, स्टडी मटेरियल, सबका इंफॉर्मेशन वहां पे मिलते रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक पहुंचे, अच्छा फायदा मिले उससे। मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे मत कीजिए, जबरदस्ती नहीं है, अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।